सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, आर्टिकल 6 सियासी तज्जिकार जिस बात का खदशा इजहार कर रहे थे, आखिरकार वो हो ही गया। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक हुकूमत की जानिब से साबका हुकूमत की मुबैना आइन शिकनी पर रेफरेंस की तैयारी के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सदर आरिफ अलवी, साबिक वजीर आजम इमरान खान समेत कासिम सूरी और उमर सरफराज चीमा के खिलाफ रेफरेंस के लिए मवाद जमा किया जा रहा है। मुबैना जनाब आइन शिकनी से मुतालिक बयानात और असेंबलियों के रिकॉर्ड के हुसूल पर काम भी शुरू कर दिया गया है। आइन का आर्टिकल 6 है क्या, जरा इस पर भी एक नजर डाल देते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब, आइन के आर्टिकल 6 के मुताबिक कोई भी शख्स जो ताकत के इस्तेमाल या ताकत से या दीगर गैर आइनी जरिए से दस्तूर की तंसीख करे, तखरीब करे या मुअत्तल करे या फिर इल्तिवा में रखे, संगीन गद्दारी का मुजरिम करार पाता है। जो कोई भी शख्स मज़कूरा अफ़ाल में मदद दे या मावनत करेगा या शरीक होगा, इसी तरह संगीन गद्दारी का मुजरिम करार पाएगा। संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए बशमूल अदालत उज़्मा और अदालत आलिया जायज करार नहीं दे सकती। पार्लियामेंट बजरिया कानून ऐसे अशखास के लिए सजा मुकर्रर करेगी जिन्हें संगीन गद्दारी का मुजरिम करार दिया गया है। अब जनाब, यहां सवाल यह पैदा होता है, इमरान खान जो पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और खुददारी का बयान लेकर अवाम में निकले हैं, उन पर इस आर्टिकल का इतलाक कैसे होगा? क्या सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की सजा मिलेगी? क्या साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को कस्टोडियन ऑफ हाउस होने की सजा दी जाएगी? इख्तियारात और इक़दामात की जंग में आखिर जीतेगा कौन? इस पर मजीद बात करेंगे जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वाइस प्रेसिडेंट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और सेनेटर अब्दुल कयूम साहब भी अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, नैयर बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, शाह साहब ये बताइएगा, आर्टिकल 6 लगने जा रहा है आप पे, किस बुनियाद पर आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं? उन्होंने क्या ऐसी चीज की है जिस पर उन पर ये आर्टिकल 6 लगाया जाता है? क्या गद्दारी उनने की है? उन्होंने तो मुल्क का हर मोड़ पर तहफ़्फ़ुज़ किया है, मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, आइन की पासदारी की है। जो आइन शकन वो मेरी नज़र में तो कहीं नहीं ठहरते, तो किस बुनियाद पर ये लगाएंगे? जो इम्पोर्टेड हजरात मुसल्लत हुए हैं, जो साजिश की पैदावार हैं, उन पर नहीं लगता, और इन पर जो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, उन पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। तो आप क्या कहेंगे इसको? ये इंतकामी कार्रवाई है, एहतसाब है, साजिश है, या फिर क्या है? क्या कहेंगे इसको? मैं समझता हूँ कि ये बेबुनियाद है। इस पे ये सिर्फ ये जिसे कहते हैं ना, सियासी इंतकामी कार्रवाई तो हो सकती है, इसका कोई जवाब नहीं ठहरता। सर लग गया, अगर आर्टिकल 6 अभी तो तैयारी की जा रही है, तो क्या करेंगे? डिफेंड करेंगे इसको? कर पाएंगे सर? जरा लगा के दिखाएं, जरा लगा के दिखाएं और देखें फिर कौम का रद्द अमल क्या आता है। अच्छा सर, शाह साहब ये बताइएगा, 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद लाने का दावा किया जा रहा है, आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इतनी कैपेसिटी है? 20 लाख लोग एक बहुत बड़ी तादाद होती है, आप इनको लेके इस्लामाबाद ले जाएंगे? लोगों के तो बहुत से तज्जिए थे, लोगों के तो तज्जिए थे कि पीटीआई की मकबूलियत बहुत गिर चुकी है और इमरान खान की मकबूलियत गिर चुकी है, और जब उनको यहाँ से हटाया जाएगा किसी साजिश के जरिए, तो कोई बार भटकेगा नहीं। लेकिन वो सारे एस्टिमेट्स जो थे, वो सारे जो जाविये थे, वो सारे गलत साबित हो गए। आपने देखा कि जिस तरह पेशावर में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में लोगों ने इजहार यकजहती किया है, जिस तरह न सिर्फ अंदरून मुल्क, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कौम जो खड़ी हुई है, और हर मकतब फिक्र, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो दानिश्वर हैं,
चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, मस्तूरात हैं, ज़ईफ हैं, माजूर हैं, जिस तरह वो साथ खड़े हुए हैं, इसकी पाकिस्तान की तारीख में नजीर नहीं है। तो ये तो सारे इनके अंदाजे गलत साबित हुए और ये अंदाजा भी गलत साबित होगा। अच्छा, मरियम नवाज साहबा ये कहती हैं और मरियम औरंगजेब साहबा भी ये कहती हैं जनाब कि आप अपनी कारकर्दगी बता दें 3.5 साल की क्या थी, इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। मरियम औरंगजेब साहबा ये भी कहती हैं कि आप इलेक्शंस इसलिए चाहते हैं कि आप नवंबर में होने वाली अहम इदारों की तैनातियां कर सकें। हकीकत है इसमें सर? पहली बात तो ये है कि हम इलेक्शन डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क इस वक्त चल रहा नहीं है, बेयकीनी की सूरत हाल है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और आप देख रहे हैं कि इनके इक़दाम से मुल्क को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में धकेल दिया है। वाहिद रास्ता मुल्क को इस क्राइसिस से बाहर निकालने का है फ्रेश इलेक्शंस, फ्रेश मैंडेट, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक कारकर्दगी का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आए, हम उस पर पूरा मुज़ाकरा कर सकते हैं कि किस किस्म की मईशत हमें मिली थी जब हमने हुकूमत संभाली थी। अच्छा। और अब इस चौथे साल में जो हमारे इंडिकेटर्स वो क्या आ रहे थे। सही है। रिकॉर्ड रिमिटेंसेस पाकिस्तान में आई, माजी के रिकॉर्ड टूट गए, रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन मुल्क में हुई और माजी में कभी इतनी रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हुई। जो जमूद कारी था हमारी एक्सपोर्ट्स पर, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई। अच्छा। आपने देखा कि सरमायाकारी हुई, आपने देखा कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी बैकबोन है हमारी सनत की, वो फुल कैपेसिटी पे चली। आपने देखा कि हमारा ज़राअत है उसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई, चाहे गंदम की हो, चाहे धान की हो, चाहे गन्ने की हो, आलू की हो, मकई की हो, और रिसोर्स ट्रांसफर हुआ 3-4 ट्रिलियन रुपए का इनटू द रूरल सेक्टर, जिससे कि देहात के किसान में खुशहाली पैदा हुई। अच्छा। आपने देखा कि रोजगार बेपनाह मौके पैदा हुए, मुल्क का वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान की जो है आपने एक मुख्तसर वक्त में 2 इस्लामी वज़ाए खारजा की कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद की इस्लामाबाद में। जो हमारा सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है वो आपके सामने है। एहसास प्रोग्राम की गूंज आज पाकिस्तान के कोने कोने में है। जो हेल्थ कार्ड दिया गया उससे हर उम्बे को एक हेल्थ इंश्योरेंस और सिक्योरिटी दी गई। मैं किस किस चीज को गिनवाऊं, ये तो एक लंबी दास्तान है। अच्छा सर, ये फॉरेन फंडिंग के मामले में क्या निकलेगा मामला? ये फॉरेन फंडिंग का जो केस चल रहा है, कल आपकी इमरान खान साहब की साकिब निसार साहब से भी मुलाकात हुई, ये मामला ज़ेर गौर आया या इसके अलावा कोई मामला ज़ेर गौर आया? तो केस ज़ेरे बहस है, आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन में हमारे वकला ने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। हम समझते हैं और हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया है और बड़ा मुनासिब फैसला है कि हनीफ अब्बासी केस के बाद ये किसी एक जमात को अब निशाना नहीं बना सकते। जितनी भी अकाउंट्स हैं सबके स्क्रूटनाइज होने हैं। तरीके साफ तैयार है, हमारे अकाउंट्स तैयार हैं, हमारे अकाउंट्स ऑडिटेड हैं, हम पेश कर चुके हैं और हमें उसमें कोई घबराहट नहीं। क्योंकि हमारी जो फंडिंग हुई है उसमें कोई इलीगल फंडिंग नहीं है, कोई उसमें प्रोहिबिटेड सोर्सेज से फंडिंग नहीं है। तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें इत्मीनान है कि इंशाअल्लाह हमारा केस मजबूत है और जितने QRs के तहत हमसे सवालात किए गए थे हमने उनका मुफस्सिल जवाब जमा करवा दिया है। काश दीगर जमातें भी इस तरह जिस तफसील से हमने अपने अकाउंट्स सामने रखे हैं और स्क्रूटनाइज करवाए हैं वो भी हिम्मत करें और आगे उतरे और अपने अकाउंट्स पेश करें। सर, पंजाब का मामला जिक्र करते हैं थोड़ा सा। पंजाब में क्या चल रहा है सर? ये पंजाब का जो मामला है, एक वजीर आला कहता है उसका इस्तीफा गैर आईनी है, दूसरा कहता है कि इंतखाब गैर आईनी है। ये सारा मामला किस करवट बैठेगा? आपको लगता है पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी, 12 करोड़ अवाम वहां पर मौजूद है, लेकिन ना कोई काबीना है ना कोई कानून नजर आता है। क्या कहेंगे सर? कि मसला ये है कि आपने कानून से बाला तो नहीं जा सकते और आपने जो आईनी तकाजे हैं उनके मुताबिक ही हल लेना है ना। अब इस वक्त जो पूरा इंतखाब हुआ हमजा शहबाज शरीफ साहब का वो मुतनाज़े हुआ है। जो जिन पैरामीटर्स के अंदर इंतखाब होना था नहीं हुआ। आपने देखा कि किस तरह पुलिस को दाखिल किया गया, आपने देखा हमारे MPS पर जारियत हुई। एक हमारी खातून MPA अभी भी आज 12-13 दिन हो गए हैं
कोमे की कैफियत में है, जिंदगी और अल्लाह मौत उनको की सेहत दे, कशमकश में है। आपने देखा कि जहां पोलिंग जिस तरतीब से होनी थी वो उस नहीं तरतीब से हुई। फिर आपने देखा कि जो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि भाई जो इस्तीफा उनने देना था वो गवर्नर को इस्तीफा आया ही नहीं। जब मुझे इस्तीफा मिलेगा तो मैं उसको मंजूर करूंगा ना। तो उसमें कानूनी पेचीदगियां हैं और उन कानूनी पेचीदगियों को सामने रखते हुए उन्होंने सदर पाकिस्तान से रहनुमाई हासिल की है और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के मोजिज जो चीफ जस्टिस हैं उनके सामने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया है। अच्छा सर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने नाना के नक्शे कदम पे चलते हुए खारजा अमूर का कलमदान संभाल लिया है। पहली बार उन्होंने भी संभाला था और इन्होंने भी संभाल लिया। आपको लगता है खारजा अमूर के मामलात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बेहतर तरीके से, ऐसन तरीके से निभा पाएंगे? बिलावल ने कलमदान संभाला है, को मुबारक हो, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या वो इस मनसब से इंसाफ कर सकेंगे। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे 2 दफा इसका तजुर्बा है। इसमें बेपनाह वक्त देना पड़ता है, बड़ी अर्कदारी करनी पड़ती है और बेपनाह ट्रैवलिंग करनी पड़ती है मुल्क से बाहर। वो पार्टी के सरबराह है, वो पार्टी चलाएंगे, पार्टी के खिलाफ को देखेंगे जबकि इलेक्शन का माहौल है, या वजारत खारजा के कलमदान से इंसाफ करेंगे। अगर वो सही माने में हैंड्स ऑन फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं तो फिर वो उनकी जो सियासत है और पार्टी है वो सफर करेगी। और तभी उनकी पार्टी में तकसीम थी और पार्टी बड़ी डिवाइडेड थी कि उनको कलमदान ये संभालना चाहिए, नहीं संभालना चाहिए। और अगर वो पार्टी को तवज्जो देते हैं तो फिर हमारे पास जैसे पिछले नवाज शरीफ साहब के दौर में कोई मौसर वजीर खारजा नहीं होगा। तो अब सोचने वाली बात ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो फैसला किया है, सियासत में एक बहुत बड़ा कदम लिया है। याद रहिए, उनको लोग याद करते हैं भुट्टो के नवासे के तौर पर, बेनजीर भुट्टो साहिबा के बेटे के तौर पर। अब उनको याद किया जाएगा शहबाज शरीफ के वजीर खारजा के तौर पर। अब देखना ये है सर, आप जैसे कह रहे हैं कि पार्टी के सरबराह भी है, पार्टी की सरबराही भी कर रहे हैं और फिर खारजा अमूर के कलमदान भी उन्होंने संभाल लिया है। आपको लगता है इस वक्त मौजूदा दौर में किन चैलेंजेस का सामना उनको बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान को सही तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे? आवाज आपकी कम आ रही है सर। मैं पूछ रहा हूं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा के तौर पर बेहतर तरीके से जो पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजेस हैं पूरे आलमी दुनिया के मामलात में, उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे? चैलेंजेस तो पूरा खिता चैलेंजेस से भरा हुआ है। इस वक्त यूरोप में एक चैलेंज है, इस वक्त आप देख रहे हैं अफगानिस्तान का चैलेंज है, हिंदुस्तान में जो मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है, जो मुसलमानों की कैफियत है वो एक चैलेंज है। मशरक़ वस्ता में जो चैलेंज है वो आपके साथ अभी आपने देखा माह रमजान में अपना जो वहाँ हुआ बैतुल मुक़द्दस में हुआ, किबला अव्वल में जो हुआ आपके सामने है। ये सब चीजें हैं, चैलेंजेस आज अपना इतने हैं। कोविड के बाद जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है उसका जो चैलेंज है, क्लाइमेट का चैलेंज है, इतने चैलेंजेस हैं जिसकी कोई एक फहरिस्त मुरतब करना भी अच्छा सर, आप लोगों को प्रॉब्लम हुई, जाहिर सी बात है, जो भी मामलात हुए उस दिन जिस दिन हुकूमत तब्दील हुई, आपने कौमी असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफा दे दिया, आपने गवर्नर सिंध को कहा कि इस्तीफा दे दें, आपने गवर्नर केपी को कहा इस्तीफा दे दें। सर, ये पंजाब के मामले में खासी मोहब्बत क्यों है? गवर्नर पंजाब क्यों इस्तीफा नहीं देते? जाहिर सी बात है अगर आप कहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वहां आप लोग कुछ रिलक्टेंस शो कर रहे हैं, रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। उसकी वजह है कि पंजाब का मामला अभी लटका हुआ है। अच्छा। पंजाब का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होना है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर की वहाँ जो एक रिक्वायरमेंट जो है, क्योंकि जो अमल था, जो प्रोसेस। सर, आखिरी सवाल, आपको लगता है ये मामला सॉल्व हो पाएगा पंजाब असेंबली वाला? मैं समझता हूँ कि अगर उनके पास वो अददी अक्सरियत होगी और वो अगर साबित कर सकेंगे कि अपनी अददी अक्सरियत है तो वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। लेकिन आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन में स्पीकर साहब ने तकरीबन 25 या गालिबन 26 पंजाब असेंबली के मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस दिया है और इन्होंने डिफेक्शन की है। और जब ये डिफेक्ट करते हैं तो फिर ये नाअहल हो जाते हैं, और जब ये नाअहल हो जाते हैं तो वो जो वजीर आला को जो
186 वोटों की अक्सरियत दिखानी है, गालिबन वो उसके ठीक है सर, नहीं रहते। थैंक यू सो मच जनाब साबिक वजीर खारजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद। कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है, सीनियर रहनुमा है, और उनका कहना है कि जनाब आर्टिकल 6 लगा के दिखाएं, उसके बाद इनको पता चल जाएगा, अवाम इनको बता देंगे। आर्टिकल 6 लगता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। लेकिन जनाब अब यह मामला हो गया है कि सूरत हाल इस वक्त काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। इस वक्त जनाब शब दुआ मनाई जा रही है और खान साहब भी वहां पर मौजूद हैं और खान साहब भी वहाँ से उठ चुके हैं और शब दुआ ये मनाई जा रही थी और इसका ऐलान काफ़ी पहले कर दिया गया था और ये उस वक्त ऐलान किया गया था। आज 27वीं शब भी है जनाब, इबादत की दुआ है, इबादत की रात है और इस हवाले से जनाब ये इमरान खान साहब ने पहले अनाउंस कर दिया था और ये कहा था क्योंकि ईद के बाद एक नई जंग का आगाज़ करना है, मेरी जंग का आगाज करना है खान साहब ने, और उस जंग के लिए उन्होंने कहा है कि 20 लाख लोग कम से कम इस्लामाबाद पहुंचे। लेकिन उन्होंने कहा है कि ईद पर अगर कोई गले मिले एक दूसरे से तब भी ये पैगामात पहुंचाएं। और आज उन्होंने कहा था कि 27वीं शब है तो 27वीं शब के मामले में हम शब दुआ का एहतमाम करेंगे, दुआ करेंगे और एक नए अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जनाब ये शब दुआ इस वक्त चल रही थी, खान साहब यहाँ पर मौजूद थे। अब खान साहब यहाँ से उठकर चले गए हैं, एक तकरीब का एहतमाम किया था और ना सिर्फ जहाँ खान साहब मौजूद थे वहाँ पर ये शब दुआ मनाई जा रही थी, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहर हैं, चाहे वो कराची ले लें आप, लाहौर ले लें, इस्लामाबाद ले लें, कोयटा ले लें, पेशावर ले लें, हर जगह पर लोग मौजूद थे। और वहाँ पर जाहिर सी बात है जिस तरह से खान साहब तकरीर करते हैं जलसे में और मुख्तलिफ शहरों में स्क्रीन्स लगाई हुई होती हैं और स्क्रीन्स लगाकर ये एहतमाम किया जा रहा होता है। तो इस वक्त भी आप ये मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपसे कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं जब खान साहब इस दुआ में शरीक थे और अब इस तकरीब से वो जा चुके हैं, लेकिन शब दुआ मनाई गई है। आज जनाब 27वीं शब है और इसी पर खैर अपनी टॉपिक पर वापस आते हैं। कयूम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। अब्दुल कयूम साहब, सर इंतकामी कार्रवाई ना करने की बात की गई थी, आर्टिकल 6 तो एक बहुत बड़ी इंतकामी कार्रवाई इसको कहा जा सकता है, आपको लगता है ये सही कर रही है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने बड़ा ठीक कहा कि आज की रात बड़ी मुबारक रात है। बिल्कुल सर, एक जुम्मे की रात है और एक 27वीं की रात है और ये अशरा नज़ूल कुरान का अशरा है और 27 रमज़ान को पाकिस्तान वजूद में आया, उसकी तख्लीक भी हुई थी। तो इसलिए एक तो बाबरकत ये बड़ा महीना है, बाबरकत दिन है, बाबरकत रात है, इसमें नवाफिल अदा किए जाएं और न सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुआ की जाए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, तरक्की के लिए दुआ करनी चाहिए, सबके लिए हम दुआ गवाएं। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 6 आप ठीक कह रहे हैं कि जो वो है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप पॉइंट ब्लैंक आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे और उससे एक बहुत बड़ा एक खला पैदा होगा और एक बहुत बड़ा, आपने देखा पंजाब में क्या हो रहा है, मैं शाह साहब की बात सुन रहा था, उनके वो कहते हैं अददी असरियत, अभी किसी को एक शक है पाकिस्तान के किसी बच्चे को भी कि अददी अक्सरियत किसकी है वहां, उन्होंने कितनी दफा कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग से लिए आपने सर, आपके पास अपने नहीं है जी, हॉर्स ट्रेडिंग से लिए सर आपने, आपके पास अपने नहीं है वो बंदे। देखिए हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं है, आप देखें कि आप मरकज के अंदर भी आपका नो कॉन्फिडेंस हुआ और वहां भी हुआ और जो इत्तेहादी थे वो उधर मिले हैं और उसके ऊपर कहा और उसका जो लीगल प्रोसीजर है ये करते रहे। लेकिन दी पॉइंट कि आप ये कहें कि हम ओथ नहीं देखे, पहले प्रेसिडेंट ने कहा मैं नहीं लेता, अल्टीमेटली उन्होंने वो ले रहे हैं, अभी आज भी वजीर खारजा बहुत उन्होंने ली है। इसी तरह जो गवर्नर है इसको ले और कोर्ट्स खुली है, कोर्ट्स के ऊपर जाए, आप अपना व्यू पॉइंट कोर्ट ने तो आज डिसीजन भी दे दिया ना, आज 12 बजे से पहले तक ओथ लेना था लेकिन नहीं लिया। हाँ, तो वो दैट इज अनदर वायलेशन ना, ऑब्वियसली आइन की वायलेशन है। दैट इज व्हाई लास्ट टाइम भी चूंकि ये मुल्क के अंदर क्यास नहीं चाहती थी तो अदालतें रात को 12 बजे खुली थी और उन्होंने बताया था कि जी ये आप अगर वायलेशन करेंगे तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगी और आइन की वायलेशन भी होगी। तो अभी हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला करे स्मूथली। देखिए, ये इक्तदार में आना जाना बड़ी आर्जी चीजें हैं। आज की रात को और आज हम दुआएं कर रहे हैं, रमजान का महीना है, ये इक्तदार क्या चीज है? ये जूती की नोक पे बंदा इधर से उधर करता है। आप अगर डिजर्विंगली आते हैं तो आने दें, और आप अगर हार गए हैं तो फिर आप क्यों बातें बना रहे हैं कि ये नहीं है, उनके पास अददी वो नहीं रही, अददी अक्सरियत तो उन्होंने साबित करके दी हुई है। आप ओथ लेने दें और उसके बाद आपके पास चॉइसेस है, नो कॉन्फिडेंस करें, जो मर्जी है करें और मुल्क को आगे चलने दें खुदा के लिए। मैं ना मानूं वाली बात आपने देखा कि मरकज में भी
किस तरह से लास्ट मिनट के ऊपर वो करके भी अगर ये अदालतों का मसला ना होता तो ये वहां भी वो वायलेशन होती। तो ये डेडलॉक मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ना मईशत के लिए ना मुल्क के वकार के लिए। सर प्रिसाइजली बताइएगा, इसी वजह से आर्टिकल 6 लगा रहे हैं आप लोग, इसी वजह से? नहीं देखिए, मैंने तो नहीं लगाना ना, ये तो हुकूमत सोचती है और ये देखा जाएगा जो उनके लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो देख। अच्छा सर, थैंक यू सो मच। अब्दुल कयूम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जनाब वो ये कह रहे हैं कि मामलात इस कदर गंभीर हो गए, पहले कौमी असेंबली के थे, फिर पंजाब असेंबली के हो गए। पंजाब असेंबली में भी जनाब एक वजीर आला कह रहा है कि मेरा इस्तीफा गैर आईनी है, दूसरा कह रहा है भाई मैंने मुंतखब हो गया हूं, मेरे पास बंदे हैं, कोई मुझसे हल्फ ले ले, लेकिन कोई हल्फ लेने को तैयार नहीं है। अदालत भी फैसला देती है, अदालत का फैसला मानने को तस्लीम नहीं किया जाता है, और उसके बाद ये जो इजलास है वो मौखर कर दिया जाता है। पंजाब की सूरत हाल इतनी गंभीर होती जा रही है कि जनाब ये 12 करोड़ अवाम का सूबा है, और ये सूबा अगर नहीं होता, आप यूरोप में अगर आप देखेंगे ना, इतनी बड़ी आबादी का कोई मुल्क नहीं है, और उसके बाद आप ये देखें कोई अबीना नहीं है, अवाम के मसाइल कैसे हो होंगे। जनाब इस पर बात करेंगे। नैयर हुसैन बुखारी साहब एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जनाब वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से ये पॉलिसी रही है इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी है, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और शायद उनको इंतकाम मिल भी चुका है। जमहूरियत के हवाले से जो वो कहते हैं, वो दोबारा से इक़्तिदार में आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो है, लेकिन अहम इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ है। लेकिन आर्टिकल 6 की तैयारी की बात जो आज की गई है, उसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत की गई होगी और उनकी जानिब से ग्रीन सिग्नल भी दिया गया होगा। तो जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, आर्टिकल 6 की बात की जा रही है, हुकूमत तैयारी मुकम्मल कर रही है आर्टिकल 6 लगाने की, सर इसको इंतकामी कार्रवाई नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे सर? देखिए जी, आर्टिकल 6 बड़ा वाज़ेह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे ऑब्स्ट्रक्शंस करेगा, और तो फिर फेडरल गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लेगी और फिर वो आर्टिकल 6 को इन्वोक करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के ये ऑब्वियसली फिर अपनी कैबिनेट में डिसीजन लेके ही फिर इस पर ही पेशरफ्त हो सकेगी। सर आर्टिकल 6 जितना मैं पढ़ रहा था उसके मुताबिक ये होता है कि हुकूमत ही इसकी तैयारी करती है, हुकूमत ही तमाम चीजें रेफरेंस तैयार करती है और अदालत में लेके जाती है, और अदालत में जब लेके जाती है उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता है। तो हुकूमत में आपसे मुशावरत तो की गई होगी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, तो आपने सर इसमें क्या इंतकामी कार्रवाई नहीं कह सकते। जैसे आपने दुरुस्त कहा कि फेडरल गवर्नमेंट फाइल करती है रेफरेंस आर्टिकल 6 का, इसलिए मैंने कहा कि कैबिनेट डिसीजन लेगी। फेडरल गवर्नमेंट मीन्स द कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो डिसीजन करके वो रेफरेंस फाइल करेगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को से फॉर एग्जांपल जो प्रेसिडेंट ने डेलिबरेटली ओथ लेने से अवॉइड किया, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट को लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा कि जी को नॉमिनेट करें चीफ मिनिस्टर के ओथ के लिए। फॉर एग्जांपल जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो प्रोसेस था उस पर कासिम सूरी ने एक एब्रप्टली एडजर्न कर दिया और एक फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे उन्होंने उसको मैटर को टेकअप नहीं किया जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव बना था। सही है। और नो कॉन्फिडेंस भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होता। अच्छा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट किया उन्होंने। अच्छा। और फिर वो जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन उन्होंने मूव नहीं होने दिया, उसको सेट असाइड कर दिया, तो फिर इमरान खान ने उसको डिसोल्यूशन की तरफ चला गया। तो ये जितने वाक़यात हुए 3 अप्रैल से ऑनवर्ड, और इस प्रोसेस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को है उसको वायलेट किया जाता रहा, तो उस पर एक फेडरल कैबिनेट डिसीजन लेके रेफरेंस फाइल कर सकेगी। अच्छा सर, पंजाब की अगर बात की जाए, 12 करोड़ की आबादी वाला ये पंजाब का सूबा है और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यूरोप में इतना बड़ा कोई मुल्क नहीं है आबादी के लिहाज से, और अगर पंजाब को मुल्क होता तो ये पाकिस्तान के मतलब 12वां एक मुल्क समझा जाता आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा। लेकिन इसकी सूरत हाल और अलमिया ये है
कि जनाब एक वजीर आला कह रहा है कि भाई मेरा जो इस्तीफा था वो है ही नहीं क्योंकि वो गैर आईनी था, दूसरा मुंतखब हुआ हुआ है और वो मुंतखब होने के बाद ये कह रहा है कि जनाब उनसे कोई हल्फ नहीं ले रहा, वो हल्फ लिए घूम रहा है। पंजाब में आप देख रहे हैं क्या इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पीटीआई है। पीटीआई के जो वो लोग अभी इक़्तिदार में बैठे हैं, जो प्रेसिडेंट है या जो गवर्नर है, वो जिम्मेदार है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और आप ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना या लॉ को इंटरप्रेट करना जुडिशरी का काम है। जुडिशरी ने एक वर्डिक्ट दी, उस वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उन ऑर्डर्स को वायलेट किया जा रहा है, उन ऑर्डर्स को फ्लाउट किया जा रहा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। अच्छा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये आर्टिकल 6 के मरतकब हो रहे हैं, उसकी वायलेशन के मरतकब हो रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि 1 अप्रैल से इस पर कोई नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, कैबिनेट नहीं है और 12 करोड़ का जैसे आपने कहा सूबा है, तो ये इसके इंतज़ामी अमूर बग़ैर किसी इंतज़ामी सरबराह के चल रहे हैं। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी वो जो है वो गवर्नर पे है, वो स्पीकर जो है प्रोविंशियल असम्बली का उस पर है। और आज भी जैसे वो डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ इन्होंने गवर्नर ने प्रोविंशियल असम्बली का इजलास बुलाया, उस पर वोट कर लेते। उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट ने खुद मूव किया हुआ था। और एक प्रोविजन ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट हो जाए तो फॉर अनदर 6 मंथ्स नया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ नहीं सकता। ये उससे घबरा रहे थे। तो ये आइन के अमल दरामद ये करना नहीं चाहते। ये कहते थे हम कानून की आइन की बालादस्ती चाहते हैं। सबसे ज़्यादा आइन और कानून को वायलेट तो पीटीआई के सरबराह और उनके सीनियर मेंबर्स कर रहे हैं, उनका प्रेसिडेंट कर रहा है, उनका गवर्नर कर रहा है। लेकिन सर तो आइन को वायलेट कौन कर रहा है? जनाब सर सवाल ये भी तो बनता है, मौजूदा वजीर आला उस्मान बुज़दार हैं या वो हैं जिन्होंने खुद को अपना मुंतखब करवाया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जनाब ये हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से इसलिए ये गैर आईनी है। इस वक्त ना काबीना है पंजाब में, ना मामलात बेहतर हो रहे हैं, तो ये सूरत हाल कैसे बेहतर होगी? देखे ना, ये तो केयर टेकर बैठा हुआ है ना बुज़दार, तो वो तो डे टू डे अफेयर के लिए होता है। जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वो रज़ के मामलात के लिए ना वो पॉलिसीज डिसाइड कर सकती है। मसलन अभी ये पॉलिसीज डिसाइड करनी थी कि से पानी का इशू है, नई क्रॉप्स लगनी है, ठीक है, बिजली का इशू है, पावर जनरेशन का इशू है। तो उस्मान बुज़दार की तो कैपेसिटी ही नहीं है, उसके पास तो कैबिनेट ही नहीं है। तो कैबिनेट ही गवर्नमेंट होती है, कैबिनेट ने ही डिसीजन करने हैं। तो इसलिए वो तो इस मुल्क के अवाम बिलखुसूस पंजाब के अवाम के साथ ज्यादती हो रही है। सही है कि कोई गवर्नेंस नहीं है वहाँ पे, और ये गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम ये उठा रहे हैं। और जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनको सूबाई असम्बली ने इलेक्ट किया है और वो इलेक्शन भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के नीचे डिप्टी स्पीकर ने कंडक्ट करवाया। तो फिर उनको ओथ देने का मामला आया, गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि चीफ मिनिस्टर को इलेक्शन को वो चैलेंज कर सके या उस पर वो कोई अपनी राय दे सके। ये तो सब्जेक्ट टू जुडिशल स्क्रूटनी, अगर कोई इलीगैलिटी है तो वो उसके लिए जो फोरम है वो डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नर पंजाब की कोई कैपेसिटी नहीं है कोई चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन को कहे कि इलीगल था या कहे था या कहे कि ये गैर कानूनी तरीके पे हुआ है, ये अनलॉफुल है। इसलिए हम समझते हैं कि आइन के साथ खलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा, ये गवर्नर पंजाब आइन के साथ खलवाड़ कर रहा है, ठीक है, और इसके लिए उसको इसका जवाब कभी देना पड़ेगा। चलें, आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है आप भी कह रहे हैं, लेकिन सर आज भी हमजा शहबाज ने हल्फ तो नहीं उठाया और तकरीबन 15 मिनट ही रह गए 12 बजने में, और जाहिर सी बात है वो अभी भी हल्फ नहीं उठाएंगे। अदालत के वाज़े अहकामात थे कि आज हल्फ उठाया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ये मामला आगे नहीं बढ़ा। पंजाब असेंबली का जो इजलास था वो मौखर कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। आपको लगता है गवर्नर साहब के खिलाफ, चीमा साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी तौहीन अदालत की? देखिए, ये तो फिर ये फेडरल गवर्नमेंट के अलावा जो प्रोविंशियल उधर पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं उनके हेड्स बैठ के कोई डिसीजन लेंगे और फिर वो अपने लॉयर्स के साथ कंसल्ट करेंगे कि उन्होंने मजीद आगे कैसे पेशरफ्त करनी है, लेकिन ये उनकी डोमेन है। और जनाब सर आर्टिकल 6 की भी बात चल रही है, बाज़गश्त हो रही है सदर मुमलिकत पर भी, साबिक वज़ीर आज़म पर भी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पर भी, इसके अलावा गवर्नर पंजाब पर भी। आपको लगता है आर्टिकल 6 लग जाएगा तो उसकी क्या सज़ा होगी?
ये आइन में ही लिखी गई है सज़ा। अच्छा, हाँ जी। और फिर मैंने आपसे कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ये रेफरेंस फाइल करेगी, तो अभी फेडरल गवर्नमेंट इस इशू को टेकअप करेगी अपनी कैबिनेट में, तो फिर जो भी डिसीजन होगा उस वक्त बात की जा सकती है। अच्छा, उस वक्त बात की जा सकती है। माजी में कभी लगा किसी पे आर्टिकल से? बावजूद इसके जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कोर्ट्स की प्रोविजन भी थी, लेकिन वो के खिलाफ आर्टिकल 6 लग नहीं सका। लेकिन इस आर्टिकल 6 को इन्वोक हो जाना चाहिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को अबेंस में रखने का, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने का कोई सिलसिला रुकना तो चाहिए ताकि उसका कोई डेटरेंट इफेक्ट हो सके। अच्छा सर, ईद के बाद की अगर बात की जाए, ईद के बाद क्या देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ ने कॉल दे रखी है, 20 लाख लोगों की उन्होंने बात की है, 20 लाख लोगों का मजमा वो जमा करेंगे। आपको लगता है इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेके वो इस्लामाबाद पहुंच जाए, किस तरह से टैकल करेंगे आप? कतल नहीं है। अच्छा। ये अभी 2 दिन पहले इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया। इस्लामाबाद के 3 MNA और पिंडी के इनके 5 MNA, तो 500 से 700 आदमी से ज़्यादा बंदे नहीं इकट्ठे कर सके इलेक्शन कमीशन के सामने। अच्छा। और फिर अगर आप वो फुटेज देख लें, जब 14 अगस्त 2014 से ये लाहौर से चले थे, तो ताहिर उल कादरी के साथ इनका कितना मजमा होता था डी चौक पे, ठीक है। और फिर आप अक्टूबर, लेकिन सर आप इस बात को तस्लीम करते हैं, इस बात हैं कि इस वक्त मोबिलाइज ठीक ठाक कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब अवाम को, और उनकी बात पर लब्बैक भी कह रहे हैं। जो नैरेटिव उन्होंने बनाया है उस नैरेटिव को खूबसूरती के साथ वो सेल भी कर रहे हैं और अवाम उसको बाय भी कर रहे हैं, और हो सकता है क्या पता वो ले जाए। 70% पॉपुलेशन पाकिस्तान की रूरल एरिया में रहती है। 30% का भी एक स्मॉलर फैक्शन जो है वो जी जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मैकडोनल्ड्स और KFC खाते हैं, ये वो लोग हैं। उसके अलावा जनरल पब्लिक इनसे बड़ी नालां है, तंग है, जिन्होंने 3.5 साल जो जबर किया इनके साथ, और जिस तरह लोगों को भूख और अफलास में मुब्तला कर दिया, लोग इनके साथ खड़े होने को। नहीं साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। देखना यह है कि ब्रेक के बाद और सारी सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे, मईशत के हवाले से बात करेंगे। मईशत इस वक्त क्या हिचकोले खा रही है, नहीं हिचकोले खा रही है, क्या मामलात होंगे? शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए हैं, क्या मामलात देखने मिलते हैं, कितना बड़ा पैकेज इनको लेकर मिलेगा और वो लेकर आएंगे, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जो लोग अपोजिशन में होते वक्त IMF को बुरा कहते थे, वही जो लोग इमरान खान के दोस्त ममालिक से कर्जों की दरख्वास्त को तनकीद का निशाना बनाया करते थे, जो लोग महंगाई कम, बिजली सस्ती करने का दावा करते थे, जो लोग गरीब आवाम को रिलीफ देने की बात किया करते थे, इमरान खान की हुकूमत को गरीब आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कहा करते थे, आज वही लोग हुकूमत में आकर बिजली महंगी कर रहे हैं, पेट्रोल पर सब्सिडी को हुकूमत पर बोझ कहकर यही बोझ आवाम पर मुंतकिल करने की बात कर रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत को IMF के पास जाने पर बुरा कहने वाले आज खुद IMF से कर्ज मिलने की उम्मीद को पाकिस्तान के लिए उम्मीद की नई किरण से ताबीर कर रहे हैं। दोस्त ममालिक से कर्ज लेने को तनकीद का निशाना बनाने वाले आज खुद अरबों डॉलर का मकरूज लेने, उनसे कर्ज लेने के लिए दोस्त ममालिक के दर पर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने से पहले इन कामों से इनकार तो किया करते थे, तनकीद करते थे, लेकिन अब खुद वही काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने उम्मीद की बेहतरी में दिलाई तो है, लेकिन क्या बेहतरी होती हुई नजर आ रही है? मईशत का, सनतों का, गरीब का और महंगाई का आज भी जनाब वही हाल है जो पिछली हुकूमतों में था। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ज्यादा बुरा हो गया है तो शायद गलत नहीं भी होगा। फरूख सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशियात है, उनसे मजीद बात करेंगे। फरूख साहब, ये बताइएगा मईशत का हाल इस वक्त है कैसा? देखिए, पहली बात तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मईशत के ऊपर सियासत की जाती है और दोनों तरफ से की जाती है, ऑपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। ऐसा शायद नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी मिसाल हमारे सामने है, वज़ीर आज़म बदलते रहते हैं लेकिन उनकी माशी पॉलिसी जो है वो अपनी ही सिमत में चलती रहती है। इसमें जापान एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बरतानिया में भी ऐसे होता है कि अगर वज़ीर आज़म
मेजॉरिटी लूज कर जाते हैं तो वो उनकी जगह कोई नया वजीर आजम आ जाता है, लेकिन माशी पॉलिसी के ऊपर कोई खास असर नहीं होता। अब आपका सवाल कि इस वक्त माशी हालात हैं क्या, देखिए दो चीज़ें ऐसी हैं जो एटलीस्ट मैंने अपने करियर में या पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख में नहीं देखी पहले। एक तो बजट का खसारा है जो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा होने चला है। मेरा तखमीना ये है कि 5,000 अरब और 6,000 अरब के दरमियान में ये कहीं बजट का खसारा आएगा, जो मैंने पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। और दूसरा है कि पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन जो तिजारती खसारा है लगभग 19 या 20 बिलियन डॉलर तक हिट करेगा, वो भी शायद हमने देखा नहीं है। तो चैलेंजेस इतने बड़े हैं माशी एतबार से जो मैंने पहले अपने करियर में नहीं देखे। तो ये अब बेहतरी इसमें कैसे आएगी? आपको लगता है 2 ममालिक से इमदाद लेने से क्या इस वक्त मईशत में कुछ हद तक बेहतरी आ सकती है? देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो शॉर्ट टर्म इशू है जिसको हम टैक्टिकल कहते हैं, और वो ये है कि इस वक्त स्टेट बैंक के पास 10.5 अरब डॉलर टोटल पड़े हैं, जिसका मतलब ये है कि 5 या 6 हफ्ते से ज़्यादा की इम्पोर्ट के पैसे इस वक्त स्टेट बैंक के पास नहीं है। अच्छा। तो शॉर्ट टर्म हमने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं बिटवीन नाउ एंड जून टिल द नेक्स्ट बजट। ठीक है। आप सोचिए तकरीबन 3-4 अरब डॉलर की वापसी करनी है कर्जाजात की, और 5-6 अरब डॉलर का तिजारती खसारा होगा, करंट अकाउंट का खसारा होगा। तो 9-10 बिलियन डॉलर हमने अगले 12 हफ्तों में, अगले 3 हफ्तों में हमने ये रेज करने हैं। IMF के पास मैं समझता हूँ कि बड़ा टाइमली फैसला था शहबाज शरीफ की हुकूमत का, बहुत टाइमली डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब को भेज दिया गया, और वहाँ से डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब को क्रेडिट देते हैं कि वापस हमें IMF के पैकेज में ले गए। लेकिन अभी मुश्किल वक्त आना बाकी है। जैसे आप महंगाई का जिक्र कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि सियासी फैसला किया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, जो पेट्रोल नहीं बढ़ाई। एक सियासी फैसला इमरान खान साहब ने किया था फरवरी की 28 तारीख को, जब उन्होंने सब्सिडी देने का ऐलान किया था। वो तकरीबन 3 अरब रुपए की रोजाना की सब्सिडी, 100 अरब रुपए माहाना का नुस्खा, जो हुकूमत के पास एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा। यानी कि पैसे नहीं है, ऑलरेडी खसारा जो है वो 5,000 अरब पे जा रहा है, और आप मजदूर सब्सिडी का ऐलान करते हैं, उसकी माशी हकीकत कोई नहीं थी। वो प्योरली एक सियासी फैसला था। और आज जो फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने किया है वो भी सियासी फैसला है, माशी फैसला नहीं। लेकिन इसके असरात क्या पड़ेंगे? महंगाई में मजीद इजाफा होगा? क्योंकि एक आम आदमी, गरीब इंसान यही सोचता है आने वाले वक्त में महंगाई ज्यादा होगी या कम होगी। देखिए ये तो मैं समझता हूं कि इस सवाल का जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि महंगाई मजीद बढ़ेगी। अच्छा। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे हुकूमत ने मसनूई तौर पे उनको नीचे रोक के रखा है, वो मसनूई तौर पे महंगाई को रोक के रखा है। अब जब ये आलमी दुनिया की कीमतों में चलेगी, कोई 200 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 225 रुपए डीजल की कीमत से लेके जाना होगा, तो आप बड़ा वाज़ेह है कि उसकी असरात महंगाई के ऊपर बहुत तेजी से आएंगे और बहुत ज्यादा आएंगे। अभी लेकिन सर सवाल ये भी तो पैदा होता है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान साहब की हुकूमत पर अगर तनकीद की जाती थी तो वो महंगाई की होती थी। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और यही दावे पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून करती थी कि हम हुकूमत में आएंगे तो हम बेहतर तरीके से मईशत को चला सकते हैं। वो नाअहल इन लोगों को कहा करते थे। लेकिन अब भी अगर मामलात वैसे ही हैं तो इसका मतलब है खान साहब कुछ गलत नहीं कर रहे थे। इसमें सोचने की बात यह है कि तारीखी तौर पे जब PMLN की हुकूमत आती है या PMLN लेड हुकूमत आती है तो हमने देखा है कि जो औसतन आमदन है, जो पर कैपिटा इनकम है पाकिस्तानियों की, वो बढ़ने लगती है। पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड हमारे सामने है, मुसलसल औसतन पर कैपिटा इनकम जो है वो गिरी है। तो महंगाई होगी ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जो मस्बत पहलू नजर आता है, जो उम्मीद रखे हुए हैं
कि पर कैपिटा इनकम जो औसतन आमदन है आपकी मेरी बाकी पाकिस्तानियों की, वो शायद बढ़ने लगेगी और शायद हमारी कुव्वते बर्दाश्त जो है उस महंगाई की, लेकिन महंगाई बढ़ेगी। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। लेकिन जनाब ये कह रहे हैं कि इस महंगाई मजीद बढ़ेगी, आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी अवाम के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। एक और मामले की तरफ आप को लिए चलते हैं। वफाकी शरई अदालत की जानिब से आज एक बड़ा फैसला आया है। वफाकी शरई अदालत ने मुल्क में राइज सूदी निजाम के खिलाफ दरख्वास्तों पर 19 साल बाद फैसला सुनाते हुए उसे गैर शरई करार दे दिया है। अदालत ने फैसले पर अमल दरामद के लिए 5 साल का वक्त देते हुए हुकूमत को हुक्म दिया है कि वह 31 दिसंबर 2027 तक सूदी निजाम से पाक माशी निजाम तश्कील दे और तमाम कर्ज सूद से पाक निजाम के तहत लिए जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 31 दिसंबर 2022 तक कवानीन में तब्दीली करें और सूदी निजाम के खिलाफ कवानीन के बारे में पार्लियामेंट में सालाना रिपोर्ट्स पेश की जाएं। वफाकी शरई अदालत में 30 जून 1990 को सूदी निजाम के खात्मे से मुतालिक पहली दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके बाद 1991 में डॉक्टर तंजीलुर रहमान की सरबराही में शरई अदालत का 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जिसने सूदी निजाम के खिलाफ फैसला सुनाया था। ताहम इस फैसले को वफाकी हुकूमत ने अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शरई अदालत का फैसला बरकरार रखा था और हुकूमत को जून 2000 तक फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया था। मगर जनाब उस वक्त ये जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत की जानिब से इस फैसले पर भी नजरसानी अपील दायर कर दी गई थी, जिसके बाद 24 जून 2002 को शरई अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया गया और रिबा की तशरीह के लिए मुकदमा वापस शरई अदालत को भिजवा दिया गया। इस तमाम अरसे में वफाकी शरई अदालत के 9 चीफ जस्टिस साहिबान मुद्दत पूरी करके घर चले गए, जबकि 2002 से लेके 2013 तक मुकदमे की समाअत ही ना हो सकी। तकरीबन 19 साल से शरीयत कोर्ट में सूदी निजाम के खिलाफ केस जेर इल्तिवा था। इस दौरान कई समातें हुई, मुतादिद दरख्वास्तें गुजार और अदालती मावीन इंतकाल भी कर गए। 2013 से मुकदमे की समाअत दोबारा शुरू हुई और आज 19 साल बाद का फैसला सुना दिया गया है और इस पर अमल दरामद के लिए भी एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है। जनाब सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही। कल इंशाअल्लाह 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।